कक्षा 11 समाजशास्त्र अध्याय 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग। आज इस विषय पर हम विस्तार से विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं। पिछला अध्याय हमें समाज और समाजशास्त्र दोनों से परिचित कराता है। हमने देखा कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और व्यक्ति की परस्पर क्रियाओं की खोज करना है। हमने यह भी देखा कि व्यक्ति समाज में स्वच्छंद रूप से नहीं रहते, वे सामूहिक निकाय जैसे परिवार, जनजाति, जाति, वर्ग, कुल, राष्ट्र का हिस्सा होते हैं। इस अध्याय में आगे हम व्यक्तियों द्वारा बनाए गए समूहों के विभिन्न प्रकारों, असमान व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों, स्तरीकरण की व्यवस्थाओं जिनमें व्यक्ति और समूह शामिल हैं, सामाजिक नियंत्रण के कार्य करने के तरीकों, व्यक्तियों की भूमिकाओं व जिस तरह से वे उन्हें निभाते हैं एवं उनकी परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में हम यह जानना शुरू करते हैं कि किस प्रकार समाज अपने आप कार्य करता है। क्या यह सामंजस्यपूर्ण है अथवा विरोधग्रस्त? क्या परिस्थिति और भूमिकाएं निश्चित हैं? सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है? किस प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं? अभी भी यह प्रश्न रह जाता है कि इसे समझने के लिए हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं की आवश्यकता क्यों होती है। समाजशास्त्र के लिए विशिष्ट शब्दावली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि हम अपने दैनिक जीवन में परिस्थिति एवं भूमिका या सामाजिक नियंत्रण जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किस विषय के लिए? जैसे नाभिकीय भौतिकी, जो पदार्थों से संबंध रखता है, जिन्हें सामान्यतः लोग नहीं जानते तथा जिनके लिए सामान्य भाषा में कोई शब्द नहीं है। यह आवश्यक है कि विषय की अपनी एक शब्दावली हो, तथा समाजशास्त्र के लिए शब्दावली और भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए कि इसकी विषय वस्तु परिचित है और सिर्फ इसलिए कि इसे दर्शाने के लिए शब्द मौजूद हैं। हम अपने आसपास की सामाजिक संस्थाओं से इतने अच्छी तरह परिचित हैं कि हम उन्हें स्पष्ट और बारीकी से नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यह सोच सकते हैं कि चूंकि हम परिवारों में रहते हैं, इसलिए हम परिवारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब समाजशास्त्री ज्ञान को सामान्य बौद्धिक ज्ञान या प्रकृतिवादी व्याख्या, जिनकी चर्चा हमने अध्याय 1 में की है, के समानांतर रखने जैसा होगा। पिछले अध्याय में हमने यह भी देखा कि किस प्रकार एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की एक जीवनी या इतिहास है। हमने देखा कि किस प्रकार भौतिक और बौद्धिक विकास ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और इसके सरोकारों को आकार दिया। इसी प्रकार समाजशास्त्री संकल्पनाओं की भी एक कहानी है। बहुत सी संकल्पनाएं सामाजिक चिंतकों के उन सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनका खाका खींचने की चिंता को दर्शाती हैं, जो कि पूर्व आधुनिक समय से लेकर आधुनिक समय तक स्थानांतरित हुए हैं। जैसे समाजशास्त्रियों का प्रेक्षण है कि सरल, छोटे और परंपरागत समाजों में घनिष्ठ अक्सर आमने सामने की अंतःक्रिया होती है और आधुनिक बड़े समाजों में औपचारिक अंतःक्रिया होती है। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक समूहों को द्वितीयक से और समुदाय को समाज या संघ से पृथक किया। दूसरी अन्य संकल्पनाएं जैसे स्तरीकरण समाजशास्त्रियों की समाज के समूहों के मध्य की संरचनात्मक असमानताओं को समझने के सरोकारों को प्रतिबिंबित करती हैं। संकल्पनाएं समाज में उत्पन्न होती हैं, तथापि जिस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और समूह होते हैं, उसी प्रकार कई तरह की संकल्पनाएं और विचार होते हैं। समाजशास्त्र स्वयं समाज को समझने के विभिन्न तरीकों एवं आधुनिक समय द्वारा लाए गए नाटकीय सामाजिक परिवर्तनों पर दृष्टि रखने के लिए पहचाना जाता है। हमने देखा है कि किस प्रकार समाजशास्त्र के उद्गम के आरंभिक चरणों में भी समाज के बारे में प्रतिद्वंदी और विरोधी समझ थी। यदि कार्ल मार्क्स के जरिए वर्ग और संघर्ष समाज को समझने की मुख्य संकल्पनाएं थी, तो एमिल दुर्खाइम के लिए सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना मुख्य शब्द थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजशास्त्र संरचनात्मक प्रकारवादियों से बहुत प्रभावित हुआ, जिन्होंने समाज को महत्वपूर्ण रूप से सामंजस्यपूर्ण पाया। उन्होंने समाज की तुलना एक जीव से करना लाभदायक समझा, जिसमें सभी अंगों को समग्र को बनाए रखने के लिए एक निश्चित कार्य करना होता है। दूसरे, विशेषकर मार्क्सवाद से प्रभावित संघर्षवादी सिद्धांतकारों ने समाज को विशेष रूप से विरोधग्रस्त पाया। समाजशास्त्र में कुछ लोगों ने व्यक्तियों जैसे सूक्ष्म अंतःक्रिया से शुरुआत कर मानवीय व्यवहार को समझने की कोशिश की। दूसरों ने वृहद संरचनाओं जैसे वर्ग, जाति, बाजार, राज्य अथवा समुदाय से भी शुरुआत की। परिस्थिति और भूमिका जैसे संकल्पनाएं व्यक्ति के साथ आरंभ होती हैं। सामाजिक नियंत्रण या स्तरीकरण जैसे संकल्पनाएं विस्तृत संदर्भ में आरंभ होती हैं, जिनमें व्यक्तियों का स्थान पहले से ही तय होता है।
महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये वर्गीकरण और प्रकार जिनकी चर्चा हम समाजशास्त्र में करते हैं हमारी मदद करते हैं और ये वास्तविकता को समझने के साधन हैं। इस समाज को समझने के ताले की चाबियां हमारी समझने की प्रक्रिया में एक प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम उत्तर नहीं। पर क्या हो यदि इन चाबियों पर जंग लग जाए या ये मुड़ जाएं या ये ताले में न जाएं या प्रयास करने के बाद ताले में जाएं। इन परिस्थितियों में हमें चाबी को बदलने की या सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। समाजशास्त्र में हम संकल्पनाओं और वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं और साथ साथ इनको निरंतर जांचते भी हैं। क्रियाकलाप किसी एक विषय को कक्षा में चर्चा के लिए चुनें। विकास के लिए लोकतंत्र एक सहायता अथवा एक रुकावट है। लिंग समानता अधिक सामंजस्यपूर्ण अथवा अधिक विभाजक समाज बनाती है। विरोधों को दूर करने के लिए दंड अथवा चर्चा सर्वश्रेष्ठ तरीका है। दूसरे विषयों के बारे में सोचें, किस प्रकार के अंतर उभरते हैं। क्या ये एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए के बारे में विभिन्न दृष्टियों को प्रतिबिंबित करते हैं। क्या ये अंतर मनुष्यों की विभिन्न धारणाओं को दर्शाते हैं। एक ही सामाजिक वस्तु के बारे में विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं या संकल्पनाओं अथवा सिर्फ विचारों की सह अस्तित्वता के बारे में अक्सर एक बेचैनी रही है। जैसे संघर्षवादी सिद्धांत बनाम प्रकार्यवादी सिद्धांत। उपागमों की यह बहुलता समाजशास्त्र में विशेषतया बहुत ज़्यादा है और इसे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि समाज स्वयं बहुत विविध रूपों में है। हमारे द्वारा आगे की गई चर्चा में आप देखेंगे कि किस प्रकार मतों में विभिन्नता होती है और किस प्रकार इन अंतरों पर वाद विवाद और चर्चा समाज को समझने में हमारी सहायता करते हैं। सामाजिक समूह एवं समाज। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। मानवीय जीवन की एक पारिभाषिक विशेषता यह है कि मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है, संवाद करता है और सामाजिक सामूहिकता को बनाता भी है। समाजशास्त्र का तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण दो स्पष्ट अहानिकारक तथ्यों को सामने लाता है। पहला यह है कि प्रत्येक समाज में चाहे वह प्राचीन या सामंती अथवा आधुनिक हो, एशियन या यूरोपियन या अफ्रीकन हो, मानवीय समूह और सामूहिकताएं विद्यमान रहती हैं। दूसरा यह है कि विभिन्न समाजों में समूहों और सामूहिकताओं के प्रकार अलग अलग होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी तरह से लोगों का इकट्ठा होना एक सामाजिक समूह बनाए। समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते। एक रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे या बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते यात्री या सिनेमा दर्शक समुच्चय के उदाहरण हैं। समुच्चय को अक्सर अर्ध समूह का नाम दिया जाता है। एक अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिनके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं। सामाजिक वर्गों, परिस्थिति समूहों, आयु एवं लिंग समूहों भीड़ को अर्ध समूह के उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि ये उदाहरण दर्शाते हैं, अर्ध समूह समय और विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं। जैसे यह संभव है कि एक विशेष सामाजिक वर्ग या जाति अथवा समुदाय से संबंधित व्यक्ति एक सामूहिक निकाय के रूप में संगठित न हो। आप देखें आगे, उसमें अभी हम की भावना आनी बाकी हो। परंतु वर्ग और जाति ने समय बीतने के साथ साथ राजनीतिक दलों को जन्म दिया है। उसी प्रकार भारत के विभिन्न समुदायों के लोगों ने लंबे उपनिवेश विरोधी संघर्ष के साथ साथ अपनी पहचान एक सामूहिकता और समूह के रूप में विकसित की है। एक राष्ट्र जिसका मिला जुला अतीत और साझा भविष्य है। महिला आंदोलन ने महिलाओं के समूह और संगठनों का विचार सामने रखा। ये सभी उदाहरण इस बात की तरफ ध्यान खींचते हैं कि किस प्रकार सामाजिक समूह बढ़ते हैं, परिवर्तित होते हैं और संशोधित होते हैं। एक सामाजिक समूह में कम से कम कुछ इस तरह की विशेषताएं होनी चाहिए। निरंतरता के लिए दीर्घ अस्थायी अंतःक्रिया, इन अंतःक्रियाओं का स्थिर प्रतिमान, अन्य सदस्यों के साथ एक ही पहचान बनाने के लिए अपनत्व की भावना अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और इसके नियमों, अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति सचेत हों। आप यह चित्र देख लें, एक किस प्रकार के समूह है आप देख सकते हैं। इस पर विद्यार्थी चर्चा करेंगे। साझी रुचि, सामान्य मानकों और मूल्यों को अपनाना, एक पारिभाषिक संरचना या सामाजिक संरचना करते व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच नियमित और बार बार होने वाली अंतःक्रिया के प्रतिमानों से है।
एक सामाजिक समूह से तात्पर्य निरंतर अंतःक्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से है जो एक समाज में समान रुचि, संस्कृति, मूल्यों और मानकों को बांटते हैं। आप एक क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले जो शेष हिस्सा समूह के प्रकार, समूह पर आधारित इस विभाग के अध्ययन से आप जानेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने समूहों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया। तथापि जो बात आपको प्रभावित करेगी वह यह है कि प्रारूप विज्ञान में भी प्रतिमान होते हैं। अधिकतर मामलों में वे परंपरागत और छोटे समाज तथा एक आधुनिक और बड़े समाज में अपने अपने, आप पहले ये देख लें, एक नाम ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत उपयुक्त है। जात, एक जात विरोधी आंदोलन, जात पर आधारित एक राजनीतिक दल। वर्ग, एक वर्ग पर आधारित आंदोलन, वर्ग पर आधारित एक राजनीतिक दल। महिलाएं, एक महिला आंदोलन, एक महिला संगठन। जनजात, एक जनजाति आंदोलन, एक जनजात, जनजातियों पर आधारित राजनीतिक दल। ग्रामीण, एक पर्यावरण संबंधी आंदोलन, एक पर्यावरण संबंधी संगठन। इस पर विद्यार्थी चर्चा करेंगे। ये सभी शुरुआत से ही सामाजिक समूह थे और कुछ नहीं थे, तो किस बिंदु पर समाजशास्त्री समझ के आधार पर हम इनके लिए सामाजिक समूह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए किशोर आयु समूह की चर्चा करें। क्या यह अर्ध समूह अथवा सामाजिक समूह है? क्या जीवन के विशेष चरण के रूप में किशोरावस्था और किशोर जैसे विचार हमेशा से ही मौजूद रहे हैं? परंपरागत समाजों में वयस्कता में बच्चों के प्रवेश को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है? समकालीन समय में इस समूह और समूह को मजबूत अथवा कमजोर बनाने में बाजार की रणनीति और विज्ञापनों को क्या कुछ लेना देना है? एक विज्ञापन को पहचानने जो किशोरों अथवा पूर्व किशोरों को लक्ष्य बनाता है। स्तरीकरण से संबंधित अनुच्छेद पढ़ो और चर्चा करो कि किस प्रकार धनी और निर्धन, उच्च और निम्न वर्ग, भेदभाव और सुविधा प्राप्त जाति के किशोरों के लिए किशोरावस्था विभिन्न तरह का जीवन अनुभव हो सकती है। समूह बनने के तरीकों में अंतर को दिखाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, परंपरागत समाजों में नज़दीकी, घनिष्ठ, आमने सामने की अंतर्क्रिया होती है और आधुनिक समाजों में अवैयक्तिक, अनासक्त, दूरस्थ अंतःक्रिया होती है। ये सभी अंतर से प्रभावित हुए हैं, तथापि पूर्णतः विरोधाभास शायद वास्तविकता का सटीक वर्णन नहीं है। प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह, वे सभी समूह जिनसे हम संबंधित होते हैं हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। कुछ समूह हमारे जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं और हमें दूसरों के व्यक्तिगत साहचर्य में लाते हैं। सामूहिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से है जो घनिष्ठ, आमने सामने के मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों में एक दूसरे संबंधित होने की भावना होती है। परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। द्वितीयक समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और इसमें औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख। विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, छात्र संघ आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। समुदाय एवं समाज अथवा संघ, पुराने परंपरागत और कृषक जीवन के नए आधुनिक और शहरी जीवन से उनके विभिन्न सामाजिक संबंधों और जीवन शैली के आधार पर तुलना करने का विचार शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के लेखन की ओर ले जाता है। समुदाय से तात्पर्य उन मानव संबंधों से है जो बहुत अधिक व्यक्तिगत, घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं, जहाँ एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह में भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपूर्ण होती है। आप ये देख लें, इन दोनों प्रकार के समूहों की तुलना कीजिए। क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए, किसी ऐसे संघ के ज्ञापन की प्रति एकत्रित करें जिसे आप जानते हैं या जिसके बारे में खोज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक निवासी कल्याण संघ, एक महिला संघ, एक स्पोर्ट्स क्लब। आपकी इनके लक्ष्यों, उद्देश्यों, सदस्यता और नियंत्रण करने वाले अन्य नियमों की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। इसकी एक बड़ी पारिवारिक सभा से तुलना कीजिए। आप यह भी देख सकते हैं कि कई बार एक औपचारिक समूह के सदस्यों की अंतःक्रिया समय बीतने के साथ अधिक घनिष्ठ हो जाती है और बिल्कुल परिवार और मित्रों की तरह हो जाती है। उपरोक्त बात इस बिंदु को सामने लाती है कि संकल्पनाएं अडिग और स्थिर नहीं है, बल्कि ये तो समाज और इसके परिवर्तनों को समझने की चाबियां अथवा साधन है। अंतःसमूह एवं बाह्य समूह, संबंधित होने की भावना अंतःसमूह की पहचान बनाती है। यह भावना हमें या हमको उन्हें अथवा वे से अलग करती है।
एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंतर समूह बना सकते हैं। क्या आप ऐसे किन्हीं दूसरे समूह के बारे में सोच सकते हैं? इसके विपरीत एक बाह्य समूह वह होता है जिसके एक अंतर समूह के सदस्य संबंधित नहीं होते। एक बाह्य समूह के सदस्यों को अंतर समूह के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह माना जाता है, हालांकि यह भी कौन संबंधित है और कौन संबंधित नहीं, वास्तविक परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती रहती है। प्रख्यात समाजशास्त्री एम.एन. श्रीवास्तव 1948 में रामपुरा में जनगणना करते हुए क्रियाकलाप विद्यार्थियों के दूसरे देशों में या हमारे अपने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले प्रवासियों के अनुभवों के बारे में पता लगाएं। आप यह जानेंगे कि समूहों में संबंध बदलते और रूपांतरित होते रहते हैं। एक बाह्य समूह के सदस्य माने जाने वाले लोग अंतर समूह के सदस्य बन जाते हैं। क्या आप इतिहास में इस प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में पता लगा सकते हैं? और जो शेष हिस्सा पहले रह गया था उसे आप देख लें। समाज अथवा संघ का तात्पर्य हर प्रकार से समुदाय के विपरीत है। विशेषतः आधुनिक नगरीय जीवन के स्पष्टतः अवैतिक बाहरी और अस्थायी संबंध। वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नपातुला, युक्त संगत एवं निजी हितों के अनुसार हो। हम एक दूसरे को जानने की अपेक्षा करार अथवा समझौता करते हैं। आप समुदाय और प्राथमिक समूह को समान मान सकते हैं और संघ व द्वितीयक समूह की समतुल्य मान सकते हैं। देखा कि किस प्रकार नए और पुराने प्रवासियों के बीच भेदभाव किया गया। वे लिखते हैं, मैंने ग्रामीणों को दो कथनों का प्रयोग करते हुए सुना जो मुझे महत्वपूर्ण प्रतीत हुए। नए प्रवासियों का लगभग तिरस्कृत रूप से नन्हे मुन्ने बंदावरतु कल या परसों आए हुए कहकर वर्णन किया जाता था, जबकि पुराने प्रवासियों का वर्णन अरसिंदा बंदावारू बहुत पहले आए हुए या खादिम कुलागालू पुराने वंश के रूप में किया जाता था। संदर्भ समूह किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह देखते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं। वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। हम अपने संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते, पर हम अपने आप को उस समूह से अभिन्न निर्धारित करते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। औपनिवेशिक समय में कई मध्यवर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार उन्हें महत्वाकांक्षाओं रखने वाले समूह के लिए संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता था, परंतु यह प्रक्रिया लिंग भेद पर आधारित थी, अर्थात पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मापदंड थे। अक्सर भारतीय पुरुष अंग्रेज पुरुषों की तरह पोशाक धारण करना चाहते थे और उन्हीं की तरह भोजन करना चाहते, परंतु वे यह चाहते थे कि भारतीय महिलाएं अपना रहन सहन भारतीय ही रखें, या वे यह आकांक्षा रखते थे कि भारतीय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहण करें, पर बिल्कुल उनकी तरह न बने। क्या आप इसे आज भी वैध मानते हैं? समवयस्क समूह यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय के समूह के लोगों के बीच बनता है। समवयस्क दबाव से तात्पर्य अपने समवयस्क साथी द्वारा डाले गए सामाजिक दबाव से है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। क्रियाकलाप क्या आपके मित्र या आपके आयु समूह के लोग आपको प्रभावित करते हैं? क्या आप अपने कपड़ों, व्यवहार, अपनी पसंद के संगीत, अपनी पसंद की फिल्मों के बारे में उनके स्वीकृत अथवा अस्वीकृत से कोई सरोकार रखते हैं? क्या आप इसे सामाजिक दबाव मानते हैं? चर्चा कीजिए। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों तक पहुंच के आधार पर समाज में समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से। अतः स्तरीकरण को सरलतम शब्दों में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अक्सर सामाजिक स्तरीकरण की तुलना धरती की सतह में चट्टानों की परतों से की जाती है। समाज को एक अधिक्रम जिसमें कई परतें शामिल हैं के रूप में देखा जा सकता है। इस अधिक्रम में अधिक कृपा पात्र शीर्ष पर और कम सुविधा पात्र तल के निकट हैं। समाज के संगठन में स्तरीकरण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण शक्ति और लाभ की असमानता समाजशास्त्र में केंद्रित है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गृह के जीवन का प्रत्येक पक्ष स्तरीकरण से प्रभावित होता है। स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुरक्षा, शैक्षणिक सफलता, कार्य में उपलब्धि और राजनीतिक प्रभाव, यह सभी अवसर व्यवस्थित तरीकों से असमान रूप में वितरित हैं।
मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप से स्तरीकरण के 4 मूल अवस्थाएं मौजूद रही: दासता, जात, स्टेट और वर्ग। दास प्रथा असमानता का चरम रूप है, जिसमें वास्तव में कुछ व्यक्तियों पर दूसरों का अधिकार होता है। यह छुटपुट रूप में कई कालों और स्थानों पर मौजूद रही, परंतु दास प्रथा के 2 प्रमुख उदाहरण हैं: प्राचीन ग्रीस और रोम तथा 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिणी राज्य। एक औपचारिक संस्था के रूप में दास प्रथा को धीरे धीरे जड़ से उखाड़ा गया, परंतु हमारे यहाँ अभी भी बंधुआ मजदूरी पाई जाती है, यहाँ तक कि उसमें बच्चे भी शामिल हैं। स्टेट सामंतवादी यूरोप की विशेषता थी। हम यहाँ स्टेट को विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, परंतु सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्थाओं के रूप में जाति और वर्ग का बहुत ही संक्षिप्त रूप में उल्लेख करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में वर्ग, जाति, लिंग के बारे में हम अगली पुस्तक समाज का बोध में पढ़ेंगे। समासात्मक प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग का प्रथम भाग यहीं पूर्ण होता है। शेष भाग और दूसरा अंतिम भाग इसके अगले अंक में